नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का हिस्ट्री एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ये जो पहला चैप्टर है, इसी क्रम में आज हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहां और कैसे। देखने में काफी बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इस बेसिक से चैप्टर से भी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है एमसीक्यूज के लिए, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है जवाब देने के लिए बनाया गया जिज्ञासाओं का। कक्षा 6 का एक विद्यार्थी है, उसके मन में जिज्ञासाएं उठी हैं कि हमारे पूर्वज कैसे होते थे, कहां रहते थे, कैसी सिटीज होती थी पुराने टाइम पे, और ये किस किस समय पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो थी फ्लरिश करी। तो 4 जो थे क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहला, क्या क्या सिटीज हुआ करती थी पुराने टाइम पे? जी हाँ, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे सिटीज हुआ करती थी। जैसे इंडस वैली देखिए आप, 4700 साल पहले डेवलप हुई। वहां पे सिटीज कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब सिटीज काफी अर्बन लाइंस पे डेवलप हुई थी। उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा इनको डेवलप सिटीज बोला जा सकता है। वेयर, सिटीज जो डेवलप हुई थी ये कहां पे हुई थी, किस एरिया पे हुई थी? तो देखिए, मेनली जो पुराने टाइम पे सिटीज डेवलप होती थी वो रिवर बैंक्स पे होती थी। वो इसलिए क्योंकि रिवर बैंक्स पे फर्टाइल रीजन होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, पॉपुलेशन थ्राइव करती थी, इकोनॉमी भी अच्छी होती थी, और जो बेसिक नीड होती है वाटर की, वो भी वहां से फुलफिल की जा सकती थी। रिवर बैंक पे पानी तो ही होगा। हाउ, लाइफ स्टाइल कैसा होता था? तो लाइफ स्टाइल अलग अलग समय पे अलग अलग था। एंड व्हेन, ये सिटीज जो थी कब डेवलप हुई? तो अलग अलग समय पे हुई थी। जैसे 4700 साल पहले हम देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर इधर महाजनपद वाला एरिया, उसके बाद में फिर और किंगडम आते गए आते गए। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए। चैप्टर के प्रारंभ में ही एक मैप दिया है जो कि मैंने यहां डाला है। इसमें मेनली रिवर दर्शाई गई हैं और कुछ माउंटेनियस एरिया दर्शाया गया है। तो रिवर दर्शाने का मेन मोटो यही है, ये बताना कि इनके बैंक्स पे सिटीज डेवलप हुई थी। ये देखिए इंडस वाला रीजन हो गया और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारी सिटीज थी। ये सुलेमान और किथर हिल्स दर्शाई गई हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। इसमें जो है एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिले हैं। 8000 साल पहले यहाँ पे व्हीट और बार्ले की खेती होती थी, ऐसा ट्रेसेस में मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। और ये देखिए विंध्या, विंध्या के लिए ऐसा नैरेटिव बना है कि जो विंध्या माउंटेन रेंज थी वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को डिवाइड करती है, उसके बीच में है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में विंध्या माउंटेन रेंज है। जो राइस का कल्टीवेशन है वो सबसे पहले विंध्या के नॉर्थ में हुआ था, ये फैक्ट दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में हुआ था। ये गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन दर्शाई गई है। इन दोनों के बैंक पे मगध बहुत शक्तिशाली एम्पायर डेवलप हुआ था, फ्लरिश करा था। गंगा के साउथ में पड़ता था मगध, एक गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। गारो हिल्स में भी एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिले, यहां भी एग्रीकल्चर हुआ करता था।
नर्मदा जो वैली थी वहां का रीजन भी फर्टाइल था। वहां पे आपको जो एनिमल्स थे वो लोग पालते थे, हंटर गैदरर्स थे, कुछ एग्रीकल्चर के ट्रेसेस भी मिले हैं। हिंदी का मैप काफी ब्लर है, मैंने डाल तो दिया है लेकिन काफी ब्लर है ये। जो डिजिटल वर्जन था इस बुक का उसमें से लिया है मैंने, बट इट इज वेरी वेरी ब्लर। आप इसको इंग्लिश वाले से ही देख लीजिए आइडिया लेके, नहीं तो फिर डायरेक्ट बुक से देख लीजिए। डिजिटल वर्जन में तो काफी ब्लर है, जूम करके देखिए थोड़ा। ये फैक्ट मेंशन किए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी। 4300 साल पहले इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी पे सिटी फ्लरिश करी थी, 2500 साल पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे फ्लरिश करी थी। और जैसा मैंने बताया सुलेमान और किर्थर हिल्स में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है वहां पे 8000 साल पहले क्रॉप डेवलप हुई थी, कौन सी, वीट और वार्ले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्या। तो विंध्या के नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया में राइस कल्टीवेशन सबसे पहले हुआ था। एरिया लोकेटेड द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। जैसा मैंने बताया गंगा के साउथ में मगध वाला रीजन था। अब बात करते हैं जो हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट नाम आए वो कैसे आए। तो ईरानी और ग्रीक जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से भारत में आए थे उन्होंने 2500 साल पहले जो थे वो इंडस रिवर से फेमिलियर थे। तो इंडस के जो आपका ईस्ट में रीजन था, ईस्ट में जो लैंड था उसको इन्होंने क्या नाम दिया, उसको इन्होंने नाम दिया हिंदोस और इंडोस, जहां से वो नाम निकला इंडिया। ठीक। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था वो हमेशा से वल्नरेबल रहा है भारत के लिए। सारे विदेशी आक्रमण उसी क्षेत्र से हुए हैं। तो ईरानी और ग्रीक जो आए थे तो उसी रीजन के थ्रू आए थे और भी आगे तक उसी रीजन से आक्रमण होते रहे। चाइना ने तो अपना एक वॉल बना ली थी, वो वाले जो फ्रंटियर था उसको उन्होंने सेफ गार्ड कर लिया, लेकिन भारत में जो था वहां से कोई सेफ्टी नहीं थी तो आसानी से लोग आ जा सकते थे आक्रमणकारी। भारत जो था वो नाम कहां से आया, तो देखिए एक ट्राइब है ऋग्वेद में मेंशन है, उसका नाम है भारत। काफी शक्तिशाली ट्राइब थी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल था हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे और ऋग्वेद में उनका मेंशन है। तो उन्हीं के नाम से ये नाम आ गया भारत। ऋग्वेद के बारे में फैक्ट पढ़ लीजिए, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। तो ऋग्वेद जो है संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है, 3500 साल पहले, लगभग 1500 बीसी। बीसी एडी तो समझते होंगे आप क्या होता है। चलो देखिए बीसी एडी बताते हैं, पता होगा लेकिन बताना है मुझे, जिनको नहीं पता उनके लिए। देखिए ये हो गया जीरो, ये जीरो से इधर और ये, तो यहां पे जीरो पे मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ, ठीक है। और जीरो के बाद इस साइड में जितना हम लोग राइट में बढ़ेंगे वो हो गया एडी। एडी का मतलब होता है, एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, ये एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, मतलब जीसस की बात हो रही है। तो उसके बाद जितना भी साल बढ़ते जाते हैं हम लोग उसको एडी उसके आगे लगाते हैं। जैसे अभी हम लोग हैं 2023 एडी में, तो मतलब जीसस के ईयर से हम लोग 2023 साल आगे आ गए हैं, ठीक। और बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है, बीसी का मतलब जीसस के बर्थ से पहले का। अगर हम लोग कहते हैं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहते हैं 4700 ईयर्स एगो, तो उसमें 2023 जो एडी वाले हो गए और उसके अलावा आप करीब 2700 क्राइस्ट के वर्ष से पहले, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4700 ईयर्स एगो बोल दो या 2700 बीसी बोल दो, ठीक।
बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ गॉड। ठीक। और एडी को एक और चीज से मेंशन किया जाता है, वो होता है सीई। एडी मतलब सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। और बीसी को बीसीई भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक। अब बात करते हैं थोड़े रिटन रिकॉर्ड्स की, कि रिटन रिकॉर्ड्स हमें कैसे जानकारी देते हैं पुराने समय के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट वो होती हैं, उनको बोलते हैं पांडुलिपि, हस्तलिपि, ये हाथ से लिखी जाती है। अब उस टाइम पे पेपर तो थे नहीं, पेपर तो डिस्कवर हुए नहीं थे, बाद में हुए। तो क्या चीज यूज करी जाती थी? पाम लीफ, ताड़ के पत्ते। ताड़ के पत्ते को सुखा के कुछ पेपर जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और फिर उस पे राइटिंग का काम किया जाता था। और एक और चीज था, भुर्ज नामक पेड़ था एक, वर्च नाम था उसका, भुर्ज या वर्च बोल सकते हैं उसको। तो उसकी छाल से कुछ उसमें चेंजेस करके पेपर जैसा बनाया जाता था, और उस पर लिखा जाता था। मैनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन इन संस्कृत, तो काफी संस्कृत में लिखी गई थी, और कुछ प्राकृत में। प्राकृत जो थी कॉमन लैंग्वेज थी, थोड़ी आसान होती थी। संस्कृत जो थी एलिट की लैंग्वेज मानी जाती थी, बहुत पढ़े लिखे लोगों की, काफी कठिन होती थी। और प्राकृत जो थे ऑर्डिनरी लोग बोल सकते थे। और कुछ तमिल में भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, रिटन रिकॉर्ड्स में क्या क्या आते हैं? जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं हिस्ट्री के, उसमें मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, और बुक्स आती हैं। ठीक। तो जो इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, और इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक सा है, बताइए किस किस को पता है। ठीक है, मैं बताता हूं। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं वो तो पत्तों पे, या वही पेड़ की छाल से बनाई, जो भुर्ज पेड़ था उसकी छाल से बनाया गया स्ट्रक्चर पे लिखा जाता था हाथ से। इंस्क्रिप्शन जो होते थे हार्ड स्ट्रक्चर पे खोदा जाता था, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते थे, अभिलेख। ठीक है ना। पत्थर पे या कोई मेटल की चीज होती थी, उन पे उत्कीर्ण करना कोई चीज, कोई उपदेश या कोई ऑर्डर को उत्कीर्ण करना, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते थे। जैसे अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन लगवाए थे, उसमें उन्होंने उपदेश और धर्म के बारे में, धम्म के बारे में लिखा था, तो वो इंस्क्रिप्शन होते थे। ठीक है ना, वो सालों सालों तक चलते हैं, बेकार नहीं होती। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट तो काफी नष्ट भी हो गई। ये बैक्टीरिया वायरस का ने जो था, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इनका डिकम्पोजिशन कर दिया। तो जो थोड़ी बची थी मंदिरों में थी, या तो वो सेफ, या कहीं और जो थी जहां रिकॉर्ड रखे जाते थे वहां से मिल गई हैं। बाकी काफी कुछ तो नष्ट हो गई हैं। इंस्क्रिप्शन जो थे वो नहीं होते हैं, क्योंकि हार्ड सरफेस पे लिखे होते हैं, वो जैसे कि तैसे मिल जाते हैं, तो वहां से बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये अंतर होता है मैन्युस्क्रिप्ट में और इंस्क्रिप्शन में। ये एक मैंने फोटो भी डाला हुआ है, ये फोटो है आपका वही मैन्युस्क्रिप्ट का। ये देखिए, इस तरह का होता था, इस पे ऐसे लिखा जाता था, पेन लिया जाता था। पेन क्या था, वो एक तरह का कुछ होता था, उसमें इंक एब्जॉर्ब हो जाती थी। ठीक है, इंक एब्जॉर्ब हो जाती थी और आसानी से, और फिर उसको ऐसे स्ट्रक्चर पे उनको लिखा जाता था, फिर डुबोया जाता था इंक, फिर एब्जॉर्ब हो जाती थी। तो वो एक स्पेशल टाइप के पेन बनाए जाते थे उस टाइम पे। ये चैप्टर के आखिर में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उसमें डेट मेंशन है, तो डेट का आइडिया आपको यहां से लग सकता है। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8,000 साल पहले। कहाँ हुई थी ये? वहीं किरथर और सुलेमान रेंज में। फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस 4700 साल पहले। ठीक। सिटीज इन गंगा वैली, ए बिग किंगडम। कौन सा किंगडम था ये हमारा? ये था मगध किंगडम। मैंने बताया था, सोन के वेस्ट में और गंगा के साउथ में मगध किंगडम एक बहुत शक्तिशाली किंगडम डेवलप हुआ था, अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। और प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग 2023 लगभग, एडी और सी, एडीसी मैंने बताई दी आपको। एडी मतलब एनो डोमिनी, सी मतलब कॉमन एरा, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग 2023 में हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया गया प्रेजेंट टाइम। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 2 की, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड।
आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। देखिए, मनुष्य पहले हंटिंग गैदरिंग करता था, हंटिंग करके अपना काम चलाता था, खाने का इधर उधर घूमता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह खाना मिल मिल जाता था, फिर खा लेता था, फिर नई के खोज के लिए घूमता था। फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा तो उगाने लगा, तो उसकी लाइफ सेडेंट्री बन गई, और सेडेंट्री बन गई तो फिर उसने घूमना बंद कर दिया, घूमना कम हो गया, एक स्टेबल लाइफ जीने लगा। तो हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड मतलब एग्रीकल्चर तक हम कैसे पहुंचे, इसके बीच का काल मतलब एक पूरा जो है उसके बारे में बताया गया, कैसे कैसे पहुंचे, किन किन स्टेजेस में पहुंचे। तो एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में दी गई है। देखिए, कक्षा 6 के किताबों से आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी, बहुत सुपरफिशियल होती है, लेकिन बहुत यूजफुल होती है। एक आइडिया देने के लिए, एक जनरल आइडिया देने के लिए इट इज वेरी यूजफुल। ठीक। We know about the people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago। तो ये तो पता है कि सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे लगभग 20 साल पहले, और वो हंटर गैदरर थे। एग्रीकल्चर तो डेवलप नहीं हुआ था, जानवरों की तरह रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले और फूड को गैदर करने वाले। और ये मूव क्यों करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसके कुछ रीजन हैं, बुक में मेंशन किए गए हैं। देखिए, एक्यूमुलेट फूड, उन्होंने कोई एक फूड एक्यूमुलेट कर लिया, फल तोड़ लिए, अब वो खत्म हो गया, अब फिर नए की खोज में निकलना पड़ता था, एक तो ये रीजन हो गया। शिकार की तलाश में, अब शिकार के पीछे भागेंगे तो वो भी भगाएगा ह्यूमंस को, लंबे लंबे दूरी तक भगाएगा, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। हिरन इतना लंबा भागता है, या फिर और भी जानवर थे, उनकी सर्च में जाते थे। डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट प्लांट विच बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग समय पे जो है फ्रूटिंग सीजन होती है उनकी। तो एक एक टाइम पे एक पेड़ में फल लगेंगे, तो दूसरी जगह पे जो दूसरे पेड़ होंगे उसमें फल दूसरे समय पे लगेंगे। तो ह्यूमंस को क्या चाहिए था उस टाइम पे, हंटर गैदरर्स को भाई भोजन चाहिए था, कहीं से भी मिले। और इन सर्च ऑफ वाटर, ये तो बेसिक नीड है, वाटर पानी खाने की तरह बेसिक नीड है, पानी की खोज में भी जाते थे। हंटर गैदरर्स जो थे ये, इनके टूल्स से इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है कि कैसा इनका जीवन रहा होगा उस टाइम पे। ये टूल्स जो थे काहे के बने होते थे, स्टोन के, लकड़ी के और एनिमल बोन के। इन सब में से सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन से थे, वो थे स्टोन के। लोग उसी एरिया में रहना पसंद करते थे जहां पे अच्छे क्वालिटी के पत्थर अवेलेबल हों। अब अच्छे क्वालिटी के पत्थर होंगे तो उनसे टूल भी अच्छे बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप के टूल ये बना लेते थे, और उनसे फिर डिगिंग का काम करते थे, खोदने का और जानवरों को मारने का, कई काम होते थे। अच्छा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हंटर गैदरिंग का जो काम होता था, ह्यूमंस करते थे, तो ये प्री हिस्ट्री पीरियड की बात कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड और हिस्ट्री पीरियड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है वो होता है जब रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं। रिटन रिकॉर्ड जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो एक आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं खोज करते हैं, तो उनको खोज में जो कुछ भी मिलता है उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। और हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है जहां से रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, तो एक काफी डिटेल में बताया जा सकता है उनके बारे में। लेकिन प्री हिस्टोरी पीरियड में कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई किसी प्रकार की उस टाइम पे लैंग्वेज या लिखने का काम नहीं होता था। तो वही आपका या तो उनके टूल्स खोज लिए, उनकी हड्डी खोज ली, या फिर उनकी कब्रें खोज ली, या आपका उस टाइम का कुछ सीड वगैरह खोज लिए, तो उनसे एक अंदाजा लगाया जा सकता था कि कैसा उस टाइम पे जीवन होगा। ये हंटर गैदरिंग करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, तो ये सब बातें। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री में कौन कौन से पीरियड आते हैं, वो भी अलग, प्री हिस्ट्री भी डिवाइड है अलग अलग पीरियड में। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, लिथिक अपने आप लगा लीजिए, ये पैलियो हो गया, मीजो और नियो। पैलियो वाला जो था, पैलियोलिथिक टाइम, वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्राइमिटिव होते थे लोग। ठीक,
वो भी 3 टाइप में डिवाइड है। पहला, ठीक है, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो अपर में आते 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 फिर वो ट्रांजिशन पीरियड है पैलियो और मीजो का। ये बहुत ज्यादा प्राइमिटिव होता था, यहाँ पे स्टोन टूल होते थे, बहुत ज्यादा रफ होते थे, ठीक। फिर मीजो में आते आते थोड़ा डेवलप हो गए लोग, हल्के हल्के थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में भी जानने लगे, और आपका थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी आती गई जीवन में। और अपर पैलियोलिथिक आते आते उसके एंड तक लोग पेंटिंग के बारे में जानने लगे थे। नियोलिथिक में थोड़ा जो थे डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर के बारे में जान गए। मीजोलिथिक में आपका थोड़ा माइक्रोलिथ जो पत्थर थे वो और ज्यादा डिफाइंड हो गए, पत्थर के औजार और ज्यादा नुकीले और छोटे छोटे होने लगे, पहले बहुत बहुत बड़े होते थे। अब वही काम धीरे धीरे इनोवेशन होता गया। इनोवेशन, देखिए इनोवेशन जो है ह्यूमन की एक इनहेरेंट क्वालिटी है, वो हमें डेवलप करती है। जैसा उस टाइम पे हुआ, जैसा अभी देखिए पहले फोन कितना बड़ा आता था, अब बहुत कॉम्पैक्ट आने लगा है, वो एक टीवी में है, वैसे ही उस टाइम पे हो रहा था। पहले बहुत मोटे मोटे पत्थर, फिर लोगों को समझ में आने लगा ये तो छोटे पत्थर से भी हो सकता है, इस मतलब धार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही फिर मीसोलिथिक में धीरे धीरे आते आते लोग समझ गए, इनोवेशन होता गया, तो छोटे छोटे पत्थर के औजार यूज होने लगे, इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। फिर न्यूलिथिक में लोग थोड़ा डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर समझने लगे। ऑब्जर्व करता गया, ह्यूमन ऑब्जर्व करता गया धीरे धीरे कि भाई अ, आपका पेड़ कैसे उगते हैं सीड से, और उनमें उनकी फ्रूटिंग सीजन के बारे में, ठीक है ना। तो ये सब बातों के बारे में ज्ञान होता गया, तो डेवलपमेंट भी होता गया। फिर नियोलिथिक के बाद आता है ब्रॉन्ज एज, फिर आता है आयरन एज, ठीक। तो ये भी पूरी बात हो रही है प्री हिस्ट्री पीरियड की, और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा। बहुत बेसिक सा मैं देखिए बता रहा हूं, ठीक। अब इसको इरेज करना पड़ेगा साइट्स दिखाने के लिए। लेट मी इरेज इट। अब ये देखिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साइट दिखाई गई है, साइट। और ये साइट क्वेश्चन में आती है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें आती हैं। ये जो ब्लू स्क्वायर है वो बताई गई हैं न्यूलिथिक साइट। अब मैं इनके आपको एरिया बताता हूँ, ये कहाँ कहाँ थी, और ये क्वेश्चन में भी आती हैं। देखिए बुर्ज होम थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे गर्तबास मिलते हैं। ठंड ज्यादा होती थी तो लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोद के घर बना लेते थे, गर्तबास। तो कभी आ जाए क्वेश्चन में कि गर्तबास कहाँ, कौन सी साइट पे पाए गए, मेनली कौन सी न्यूलिथिक साइट पे पाए गए, तो बुर्ज होम लगा दीजिए। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आपका जो बोलान पास के पास का एक एरिया था, ये भी बलूचिस्तान में आता है। दाऊजी हेडिंग, दाऊजली हेडिंग, ये आता है आसाम में। चिरांद, ये बिहार में। कोडीबा और महागढ़, कोलडियवा और महागढ़, कोलडियवा, ये आता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौन सा बचा, हलूर, हलूर आता है आपका कर्नाटका में। और ये पायमपल्ली आता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आप, ये इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, साइट दे दी गई कौन से एरिया में आते हैं। मेहरगढ़ में बड़ियल साइट पाई गई हैं। मेहरगढ़ का इस चैप्टर में स्पेशली से एक छोटा सा डिटेल दी गई है मेहरगढ़ के बारे में। यहाँ पे 8,000 साल पहले सेटलमेंट मिले रहने के, कब्रें भी मिली हैं। बुर्ज होम के बारे में बताया गया, यहाँ पे गर्तवास होते थे। हिंदी में जो बुक है ना, डिजिटल वर्जन इसका, उसमें बहुत ब्लर दिया हुआ है, लेकिन तब भी आप देख लीजिए, इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये आ गया मेहरगढ़, ये बुर्ज होम, भीमबेटका की गुफाएं, कोल्डिहवा, महागढ़, चिरांद। ये हुल्लूर आ गया, ठीक है। ये आ गया दाऊजनी, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पे पेंटिंग मिलती है। अच्छा, ये गुफाओं में पेंटिंग कैसे होने लगी?
जब हंटर गैदरिंग करते थे लोग तो मौसम भी खराब हो जाता था बीच बीच में, पानी वगैरह बरसने लगता था, उसमें बाहर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता था, तो ये लोग गुफाओं में छुप जाते थे आके। तो अब जब गुफाओं में छुप जाते थे आके, तो वहां पे अपना कुछ धीरे धीरे पेंटिंग करना वो जानते होंगे, वो उन्होंने यहीं पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया गुफाओं में ही। जो मैंने बताया आपको प्री हिस्ट्रिक के डिफरेंट डिफरेंट काल थे, पीरियड थे, उनके बारे में वहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो पेलियोलिथिक पीरियड था वो 2 मिलियन ईयर्स है, मतलब जहां से हंटर गैदरिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं कि भैया 20 लाख साल पहले हंटर गैदर होते थे, और फिर वहां से लेके 12,000 साल तक पहले ये पीरियड रहा होगा। ठीक, तो ऐसा माना जाता है 99% जो ह्यूमन एक्टिविटीज हुई हो चुकी हैं वो इसी पीरियड में हो चुकी हैं, पेलियोलिथिक में। और ये भी 3 में डिवाइड है, लोअर, अपर और मिडिल। लोअर मतलब बिल्कुल प्राइमेटिव, बीच में थोड़ा कुछ हल्का फुल्का डेवलपमेंट हुआ, अपर में कुछ कुछ और हुआ धीरे। अपर में बताते हैं कि अपर पेलियोलिथिक आते आते लोग पेंटिंग करना भी जान गए थे, दीवारों में करने लगे थे, दीवारों में। ठीक, ये देखिए 12,000 से 10,000 साल ईयर्स एगो तक का पीरियड जो था वो मीजोलिथिक पीरियड था। इसमें मैंने बता ही चुका हूं, माइक्रोलिथ थे, टिनी हो गए थे। लोगों को समझ में आ गया था कि छोटी चीज भी काम कर सकती है। कुरनूल में राख के ट्रेसेस पाए गए हैं, तो मतलब फायर का भी यूज करते थे ये लोग। न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था 10,000 साल पहले। अब देखिए ये काफी फ्लेक्सिबल है, ये पीरियड अलग अलग बुक में अलग अलग दिए हैं, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी वाले ही करने हैं। कहीं कहीं बताया गया है ये 10,000 साल से लगभग 5,000 तक रहा था। ठीक है ना, किसी किसी में डिफरेंट बताया गया, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाले पे ही फोकस करना है। फिर इसके बाद ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो गई। जो इंडस वैली था ना, इंडस वैली हमारा सिविलाइजेशन, वहां पे लोग ब्रॉन्ज का यूज करने लगे थे, पहले कॉपर का। मतलब वो लोग जानते थे, फिर कॉपर में टिन मिला के ब्रॉन्ज भी बनाने लगे वो लोग। तो उनको माना जाता है वो ब्रॉन्ज एज थी उस टाइम पे। वो लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ब्रॉन्ज एज वाला पीरियड था। अब देखते हैं एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ और लोग पशुओं को कैसे पालने लगे। 12,000 साल पहले क्या था, वार्मर कंडीशन डेवलप हुई, और इससे फिर ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ। अब जब ग्रासलैंड इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन तो थ्राइव करेगी जो उसके ऊपर रहती है, ग्रासेस के ऊपर। तो उसमें डियर और गोट, शीप, कैटल, ये सब जानवर थे, ये खूब ज्यादा संख्या में बढ़े, और फिर लोगों ने इनको पालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मत्स्य पालन भी इंपॉर्टेंट हो गया, मछलियों का जो पालन था वो भी धीरे धीरे बढ़ गया। उसी टाइम पे क्या हो रहा था, वही कौन सा पीरियड, ये वाला 12,000 ईयर्स को। उस टाइम पे ये क्या हो रहा था कि वीट, बार्ले, राइस नेचुरली ग्रो हो गए कहीं, किसी किसी रीजन में। ठीक, अच्छा, राइस जो जो वीट होता है ना, वो एक तरीके की घासी तो होती है। इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कैसे उगती है, क्या होता है, और फिर धीरे धीरे इसकी पोटेंसी जानी कि भैया ये तो सर्वाइव कर सकती है पॉपुलेशन, कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। मतलब उस टाइम पे तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होगा कि एनर्जी देता है, सर्वाइव कर सकता है ह्यूमन इन पे, टेस्ट भी सही होता है। तो फिर इसको उगाना शुरू कर दिया, और ऐसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew. मतलब उसको ऑब्जर्व करके धीरे धीरे ये देखना शुरू कर दिया कि ये जो है कैसे उगते हैं, इनका सीजन क्या होता है, ये सब बातें। और धीरे धीरे फार्मर बन गए। पहला पालतू जानवर कुत्ते का, कुछ कुत्ते जैसा था, कोई कुत्ते का जंगली पूर्वज मान सकते हैं उसको। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन ये होता है कि प्लांट ग्रो करो और एनिमल को लुक आफ्टर करो, उसको पालो। ये भी 12,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो लगभग खेती का मोटा मोटा देखा जाए तो 12,000 साल पहले लोग को समझ में आ गया था कि खेती क्या होती है। तब से फिर स्टार्ट हो गई, फिर धीरे धीरे आके डेवलप हो गई। एक किताब है सेपियंस, बहुत फेमस बुक है, इसराइल के एक राइटर है, उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने ये एग्रीकल्चर को बड़ा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा जो ह्यूमन है उसका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री बनाने में
एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग इस तरह से डिजाइन है कि घूमें, अपना खाना बटोरें, खाएं, ये सब करें, लेकिन वो जो एक वीट ग्रास है, उन्होंने वीट को एक ऐसे ही खाए घास, उसको आदमी उगाने लगा और फिर उसका जो लाइफ है पूरी सेडेंटरी हो गई। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को एक ऐसे ही मिथ बताया है, बोला है कि ये, उन्होंने बोला हमारी बॉडी जो डिजाइन थी वो घूमने चलने के लिए थी, खाना इधर से उधर, मतलब यही खोज में, तो वो खोज रोक दी है। वो बोले नेचर से घूमने से, नेचर में घूमने से इधर से उधर काफी डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, आदमी के रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं और बॉडी सही रहती है। लेकिन वीट ने क्या करा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बना दिया, वीट ने और जो राइस ने जो भी खोज हुई, तो उन्होंने एक तरह से एग्रीकल्चर को क्रिटिसाइज किया है। सेपियंस बुक है ये, मैंने ऐसे ही जानकारी दे दी आपको। ये पिट हाउसेस जो मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे पाएगा, ये बुर्जा होम में। क्वेश्चन बन सकता है ये जमीन है, ये जमीन ऊपर वाला सरफेस है, ये गड्ढा खोद के ये अंदर बना है, यहाँ से घुस के चले जाते थे जब बर्फबारी होती थी, ठंड पड़ती थी बहुत, गर्तवास बोलते हैं इनको। अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। एक ये स्पेशल विलेज के बारे में जानकारी दी गई एनसीईआरटी में, तो ये यहाँ से यूजफुल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हुआ था 8,000 साल पहले। कब हुआ था? 8,000 साल पहले। ये फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, एक बोलान पास है वहां पे, एक पहाड़ी है उसमें ये पास बना हुआ है, और ये रूट भी है ईरान के लिए, ठीक, बलूचिस्तान एरिया में है ये। पोन्स भी बहुत पाई गई हैं यहाँ पे, और रेक्टेंगुलर हाउस पाए गए, भी दिखाऊंगा कैसे हाउस, ये रेक्टेंगुलर हाउस पाए गए हैं। बरियल्स भी पाए गए यहाँ पे, कबर स्थल भी पाए गए हैं। कबर में बकरी के साथ दफनाया जाता था, ये माना जाने लगा था कि भाई इनका जीवन बाद में भी होता है, तो साथ में एक बकरी दफना दी जाती थी। मरने के बाद भी माना जाता था कहीं जाते होंगे, बकरी दफना देते थे। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, देख लीजिए। मीजोलिथिक कब हुआ था, कब से कब तक चला, 12,000 से 10,000 तक, ठीक। उसके बाद फिर आ गया 10,000 के बाद न्यूलिथिक, और 12,000 जो थे उससे भी पहले कौन सा था, वो था आपका कौन सा, पेलियोलिथिक। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन वही 12,000। अब कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, ये एक एग्जाम में भी आ चुका है, क्या, 2 एग्जाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रीहिस्टोरिक साइट कोल्डी हवा लोकेटेड। तो ये एक्चुअल में न्यूलिथिक साइट थी। अब प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसमें ही आता है न्यूलिथिक भी, ठीक है ना। 3 आते हैं, देखिए कौन कौन से पीरियड आते हैं प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में आता है पेलियो, मीजो और नियो, बता ही चुका हूं। तो ये एक्चुअल में नियोलिथिक है, प्री हिस्ट्री लिख दिया, बात सेम है। तो ये कोल्डी हवा कहाँ जो थी लोकेटेड थी, ये मैंने बताया भी था आपको मैप में, ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक। और एक और है महागढ़, भी उत्तर प्रदेश में, महागढ़ भी उत्तर प्रदेश में है। और आपकी और कौन सी बताई थी मैंने, बुरजोम बताई थी, वो कहाँ पे है, बुरजोम है हमारी जम्मू कश्मीर में, और हलूर है आपकी कर्नाटका में, और कौन सी थी, और थी मेहरगढ़, वो बलूचिस्तान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें आपको करेक्ट देखना है। अब ऑप्शन आपके मैं बता देता हूं, ए बी सी और डी, मतलब एक फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ और नन। डी वाला नन है, ये मैंने ऑप्शन डालना भूल गया, ठीक। अब बताइए, विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन ऑन पाम लीव्स। इंस्क्रिप्शन क्या पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं? बिल्कुल गलत है, पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, या तो मेटल का होगा या कोई पत्थर का होगा, उस पर लिखे जाएंगे। बिगनिंग ऑफ मेहरगढ़ सेटलमेंट वॉज 2500 ईयर्स एगो, ये भी गलत है, 8,000 साल पहले हुआ था। 2500 तो बहुत ज्यादा रिसेंट हो गया,
ये तो मगध वाला टाइम हो गया, तो 8000 साल पहले था मेहटगढ़, नियोलिथिक साइट है ये। तो ये दोनों गलत हो गए, तो इसका आ गया डी, नन। चलिए फिर इसी के संग हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसमें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि कुछ भी छूटे ना, एक एक फैक्ट आगे भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। और बने रहिए हमारे संग। धन्यवाद देखने के लिए, बाय।